सोचा है कि ये जो शब्द हैं पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, इनका असल में मतलब क्या है। हम इन्हें खबरों में सुनते हैं, बहसों में इस्तेमाल करते हैं, पर क्या हम सच में जानते हैं कि ये एक दूसरे से कितने अलग हैं। आज हम इन्हीं विचारधाराओं की परतें खोलने वाले हैं, जिन्होंने हमारी दुनिया को बनाया भी है और बदला भी है। हमारे पास स्टडी IQ IAS चैनल का एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है और हमारा मिशन है इन मुश्किल आइडियाज को बिल्कुल आसान भाषा में समझना। तो चलिए शुरू करते हैं पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म से, क्योंकि कहानी की शुरुआत एक तरह से यहीं से होती है। तो इसका सबसे बेसिक आइडिया क्या है? इसका सबसे सीधा साधा मतलब है कि जो भी उत्पादन के साधन हैं, जैसे फैक्ट्रियां, मशीनें, जमीन। हाँ बिल्कुल, वो सब किसी सरकार के नहीं बल्कि आम लोगों या कंपनियों के हाथ में होते हैं, मतलब निजी हाथों में। और इस पूरे सिस्टम का एक ही मकसद होता होगा? एक ही मकसद, मुनाफा कमाना और उस मुनाफे से और ज्यादा पूंजी बनाना। स्रोत में एक बड़ा अच्छा उदाहरण भी दिया गया है, जैसे किसी के पास एक बस है। हाँ, तो पूंजीवाद में ये पूरी तरह से उस मालिक की मर्जी है कि वो बस को चलाए, किसी और को बेच दे या फिर घर पर ही खड़ी रखे। बिल्कुल, सरकार उसे ये नहीं बता सकती कि बस का क्या करना है। और अगर इससे थोड़ा और गहराई से देखें तो इसके 4 मेन पिलर्स हैं। ओके। पहला है निजी स्वामित्व यानी प्राइवेट ओनरशिप, जो हमने अभी डिस्कस किया। ठीक है। दूसरा है मजदूरी यानी वेज लेबर। इसका मतलब है कि जो लोग फैक्ट्री या बस में काम कर रहे हैं उन्हें एक तय तनख्वाह मिलती है, मुनाफे में हिस्सा नहीं। सही पकड़ा, सारा मुनाफा मालिक का। और तीसरा पिलर शायद उसी मुनाफे से जुड़ा है, पूंजी निर्माण। मतलब मालिक उस मुनाफे से और बसें खरीदेगा। एग्जैक्टली, एक बस से 2, 2 से 4, और चौथा और शायद सबसे जरूरी पिलर है प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। एक खुला बाजार जहां आपकी बस कंपनी का मुकाबला दूसरी बस कंपनियों से है, जिससे ग्राहकों को बेहतर सर्विस और कम दाम मिलने की उम्मीद रहती है। और ये आइडिया आया कहां से? इसका जन्म हुआ इंग्लैंड की सामंती व्यवस्था यानी फ्यूडल सिस्टम के खत्म होने से। अच्छा, उस पुराने सिस्टम में तो किसान सिर्फ जमींदार के लिए काम करते थे, बदले में खाना और रहने की जगह मिलती थी। हाँ, पैसा या अपनी जमीन जैसा कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। जब वो व्यवस्था टूटी, तब जाकर एक मुक्त बाजार का, एक फ्री मार्केट का जन्म हुआ। ठीक है, तो ये तो हुई थियोरी। लेकिन जब ये आइडिया असल दुनिया में आया, खासकर 18वीं और 19वीं सदी की औद्योगिक क्रांति के दौरान, तब क्या हुआ? तब इसका एक बहुत ही, कह सकते हैं, विस्फोटक और दर्दनाक रूप सामने आया। सारा जोर खेती से हटकर फैक्ट्रियों पर चला गया होगा। बिल्कुल, गांव के गांव खाली होने लगे, क्योंकि लोग काम की तलाश में शहरों की तरफ भाग रहे थे। और इसी से समाज में एक बहुत बड़ी खाई पैदा हो गई है ना, 2 अलग अलग वर्ग बन गए। हाँ, एक तरफ फैक्ट्री के मालिक, जिन्हें पूंजीपति वर्ग यानी कैपिटलिस्ट क्लास कहा गया, और दूसरी तरफ वो लाखों मजदूर जो अपना खून पसीना बेचकर एक तय तनख्वाह कमाते थे, यानी मजदूर वर्ग। और उस शुरुआती दौर के परिणाम बहुत भयानक थे। हम आज उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मजदूरों के रहने की जगहें बहुत ही गंदी थीं, बीमारियां आम थीं। बच्चों से भी काम करवाया जाता था। हाँ, 14-14 घंटे। अमीर और गरीब के बीच की खाई इतनी बढ़ गई थी कि एक तरफ आलीशान हवेलियां थीं और दूसरी तरफ भूख और बेबसी। सुनने में तो ये बहुत ही डरावना लगता है, लेकिन आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो भी तो पूंजीवादी ही है। ये बड़े बड़े मॉल्स, हजारों ब्रांड्स, ये सब तो इसी सिस्टम की देन है। तो फिर बदला क्या? बहुत अच्छा सवाल है। बदला ये कि पूंजीवाद ने भी अपने आप को वक्त के साथ ढाला है। इसके सकारात्मक पहलू भी हैं। आज हमारे पास चॉइस है, विकल्पों की भरमार है। हाँ, एक ही चीज के 50 ब्रांड हैं। ये जो कंज्यूमर इकोनॉमी है वो इसी की वजह से है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी तो है। बिल्कुल है, और वो स्रोत में बताया भी गया है। ये हमें लगातार ज्यादा से ज्यादा उपभोग करने, मतलब जरूरत से ज्यादा चीजें खरीदने के लिए उकसाता है, और इसका सीधा असर हमारे प्लैनेट के रिसोर्सेज पर पड़ रहा है। तो इस सोच को आकार देने वाले कुछ बड़े नाम भी होंगे। हाँ, 2 विचारकों को समझना जरूरी है। पहले थे एडम स्मिथ। उन्होंने वेल्थ ऑफ नेशंस में कहा कि अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए किसी सरकार की जरूरत नहीं, वो सप्लाई और डिमांड के एक अदृश्य हाथ यानी इनविजिबल हैंड से अपने आप चलती है।
उनका मानना था कि अगर हर कोई सिर्फ अपना फायदा सोचेगा तो भी समाज का भला अपने आप हो जाएगा। हाँ, यही उनकी थ्योरी थी। लेकिन क्या ये अदृश्य हाथ आज की समस्याएं जैसे प्रदूषण या डेटा प्राइवेसी को हल कर सकता है? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर दूसरे विचारक जॉन मेनार्ड कीन्स का आइडिया आता है। 20वीं सदी में जब महामंदी आई तब उन्होंने कहा कि नहीं, अर्थव्यवस्था अपने आप ठीक नहीं होती, उसे संभालने के लिए सरकार के हस्तक्षेप की जरूरत पड़ती है। तो आज ज्यादातर देश इन दोनों का एक मिक्सचर ही अपनाते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो पूंजीवाद ने तरक्की तो दी लेकिन साथ ही जबरदस्त असमानता भी पैदा की। तो जाहिर है कोई तो इसके खिलाफ आवाज उठा रहा होगा। हाँ, और उसी सपने का नाम था समाजवाद, यानी सोशलिज्म। पूंजीवाद की क्रूरता की एक सीधी प्रतिक्रिया। बिल्कुल। इसका मूल विचार एकदम उल्टा था। यहाँ उत्पादन के साधन यानी फैक्ट्रियां और जमीन किसी एक व्यक्ति के नहीं बल्कि पूरे समाज के होते हैं। मतलब अगर एक फैक्ट्री 10 लाख रुपए कमाती है और उसमें 100 मजदूर काम करते हैं तो वो मुनाफा मालिक की जेब में जाने के बजाय उन 100 मजदूरों में उनके काम के हिसाब से बटेगा। एकदम सही। तो इसका सबसे जरूरी सिद्धांत है बराबरी से बंटवारा। हाँ, और अवसर की समानता। मतलब हर इंसान को, चाहे वो किसी भी परिवार में पैदा हुआ हो, आगे बढ़ने का बराबर मौका मिलना चाहिए। वैसे समाजवाद एक बहुत बड़ा शब्द है, एक अम्ब्रेला टर्म है। ये सुनने में बहुत हद तक कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट जैसा लगता है। वो अपने नागरिकों को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक सुरक्षा दे। भारत के संविधान में भी समाजवादी शब्द है। हाँ, प्रस्तावना में ही है और उसका मतलब यही है। इसका कोई असल दुनिया का उदाहरण है जहां ये सिस्टम काम कर रहा हो? इसका सबसे अच्छा उदाहरण आज के नॉर्डिक देश हैं। स्वास्थ्य सेवाएं लगभग पूरी तरह से मुफ्त है। अमेरिका की व्यवस्था के बिल्कुल विपरीत। बिल्कुल, जहां मेडिकल की पढ़ाई करने में करोड़ों रुपए लग जाते हैं। लेकिन एक मिनट, ये सब मुफ्त कैसे हो सकता है? पैसा कहीं से तो आता होगा। बिल्कुल आता है। मतलब वहां लोगों को बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता है? बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, बिल्कुल। नॉर्डिक देशों में इनकम टैक्स की दरें दुनिया में सबसे ज्यादा हैं, खासकर अमीरों के लिए। फिर भी लोग देते हैं? हाँ, क्योंकि वहां के समाज में ये एक तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। लोग ज्यादा टैक्स देने के लिए तैयार हैं क्योंकि उन्हें पता है कि बदले में उनके बच्चों को बेहतरीन शिक्षा मिलेगी, बीमार पड़ने पर सबसे अच्छा इलाज मिलेगा और बुढ़ापे में सरकार उनका ख्याल रखेगी। अच्छा, तो समाजवाद एक तरह से पूंजीवाद को ज्यादा मानवीय बनाने की कोशिश है। लेकिन मैंने सुना है कि साम्यवाद यानी कम्युनिज्म इससे भी एक कदम आगे की चीज है। वो कैसे? हाँ, साम्यवाद समाजवाद का ही एक कह सकते हैं एक्सट्रीम रूप है। ये भी कहता है कि उत्पादन के साधन जनता के होने चाहिए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मोड़ है। बहुत बड़ा। जहां समाजवाद मुनाफे के बंटवारे की बात करता है, वहीं साम्यवाद का अंतिम लक्ष्य एक ऐसा समाज बनाना है जहां कोई वर्ग न हो, कोई सरकार न हो और यहां तक कि कोई पैसा भी न हो। एक मिनट, कोई सरकार नहीं, कोई पैसा नहीं, ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। ऐसा समाज काम कैसे कर सकता है? बिल्कुल, ये एक यूटोपिया का सपना है और इस सपने को सबसे व्यवस्थित तरीके से दुनिया के सामने रखा कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने। दास कैपिटल। हाँ, उनकी सबसे प्रसिद्ध किताब। मार्क्स ने इतिहास को वर्गों के संघर्ष के रूप में देखा। उन्होंने कहा कि पूंजीवादी समाज में दो मुख्य वर्ग हैं, प्रोलेटेरिएट यानी मजदूर वर्ग और बुर्जुआ यानी मालिक वर्ग। और उनका मानना था कि इन दोनों के बीच टकराव होना तय है। हाँ, मार्क्स का मानना था कि ये वर्ग संघर्ष यानी क्लास स्ट्रगल एक दिन एक हिंसक क्रांति को जन्म देगा। मजदूर वर्ग मालिकों से सत्ता छीन लेगा। और इस क्रांति के बाद क्या होगा? क्रांति के बाद पहले एक समाजवादी दौर आएगा और फिर आखिरकार साम्यवाद की स्थापना होगी, जहां कोई निजी संपत्ति नहीं होगी, सब कुछ समाज का होगा। तो मार्क्स ने तो सिर्फ थ्योरी दी, इस आइडिया को जमीन पर उतारने की कोशिश किसने की? वो लेनिन और 1917 की रूसी क्रांति थी, है ना? बिल्कुल। व्लादिमीर लेनिन ने मार्क्स के विचारों को अमली जामा पहनाया, लेकिन एक बहुत जरूरी बदलाव के साथ। वो क्या था? मार्क्स ने ये साफ नहीं किया था कि क्रांति के बाद शासन कौन चलाएगा। लेनिन ने वैनगार्ड पार्टी का विचार दिया। मतलब कम्युनिस्ट पार्टी के पढ़े लिखे क्रांतिकारियों का एक छोटा समूह? हाँ, जो क्रांति का नेतृत्व करेगा और मजदूरों की तरफ से शासन चलाएगा। इसी को प्रोलेटारियत की तानाशाही कहा गया, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट। ये शब्द सुनने में बड़ा अजीब लगता है। हाँ, ये एक विरोधाभास जैसा लगता है, लेकिन लेनिन का तर्क था कि पूंजीपतियों के जवाबी हमले से क्रांति को बचाने के लिए एक मजबूत सत्ता की जरूरत होगी और ये सत्ता मजदूर वर्ग की होगी, जिसका नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टी करेगी। लेकिन यहीं पर कुछ गड़बड़ हो गई।
हाँ, एक बहुत बड़ा पेच फंस गया। मार्क्स ने समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन की बात की थी। मतलब फैक्ट्रियां और जमीन सीधे जनता की होंगे। हाँ, लेकिन सोवियत संघ में जो हुआ वो था राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन। सब कुछ राज्य या सरकार का हो गया। तो फैक्ट्री का मैनेजर अब कोई पूंजीपति नहीं बल्कि एक सरकारी अफसर था। बिल्कुल। इसे कई आलोचक स्टेट कैपिटलिज्म भी कहते हैं, क्योंकि मुनाफा अब भी बन रहा था लेकिन वो निजी जेब में जाने के बजाय सरकार के खजाने में जा रहा था। तो ये सिस्टम आखिरकार फेल क्यों हो गया? सोवियत संघ क्यों टूट गया? इसके कई बड़े कारण थे, जैसा स्रोत में बताया गया है। सबसे पहला था प्रोत्साहन की कमी, मतलब नो इंसेंटिव। जब आपको पता है कि ज्यादा मेहनत करने पर भी आपकी तनख्वाह उतनी ही रहनी है जितनी कम मेहनत करने वाले की, तो आप क्यों ज्यादा काम करेंगे? एग्जैक्टली। कोई प्रमोशन नहीं, कोई बोनस नहीं। और दूसरा कारण था नवाचार का अभाव, लैक ऑफ इनोवेशन। हाँ, जब कोई कंपटीशन ही नहीं थी तो बेहतर या नई तकनीक बनाने की कोई प्रेरणा भी नहीं थी। पश्चिम में जब पर्सनल कंप्यूटर आ रहे थे, सोवियत संघ की तकनीक दशकों पीछे चल रही थी। बिल्कुल, एक ही तरह की कार, एक ही डिजाइन का फ्रिज सालों साल बनता रहता था। और तीसरा और सबसे विनाशकारी कारण था सामूहिक खेती का फेल होना। कलेक्टिवाइजेशन। हाँ, किसानों से उनकी जमीन छीनकर बड़े बड़े सरकारी फार्म बना दिए गए। लोगों ने ये सोचकर मेहनत करना छोड़ दिया कि जब फसल का फायदा सबको बराबर मिलना है तो दूसरे लोग काम कर ही लेंगे। और नतीजा ये हुआ कि करोड़ों लोग अकाल और भुखमरी से मर गए। दुखद है पर सच है। ठीक है, तो हमने देखा कि शुद्ध पूंजीवाद की अपनी समस्याएं थीं और शुद्ध साम्यवाद तो एक तरह से पूरी तरह नाकाम रहा। तो क्या आज की दुनिया में कोई देश इन विचारधाराओं को उनके शुद्ध रूप में अपनाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज की दुनिया में ये सीमाएं बहुत धुंधली हो चुकी हैं। जैसे अमेरिका, जिसे पूंजीवाद का मक्का माना जाता है। हाँ, वहाँ भी मेडिकेड और सोशल सिक्योरिटी जैसी समाजवादी योजनाएं हैं, जहाँ सरकार गरीबों को स्वास्थ्य बीमा और बुजुर्गों को पेंशन देती चीन है। चीन, जो राजनीतिक रूप से कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा शासित देश है, लेकिन उसने अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल दिया है और मुक्त बाजार के सिद्धांतों को इस हद तक अपनाया है कि वो आज दुनिया की फैक्ट्री बन गया है। और भारत तो हमेशा से ही एक मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था रहा है। बिल्कुल, सबसे अच्छा उदाहरण। तो जब ये दोनों बड़ी विचारधाराएं, पूंजीवाद और साम्यवाद, एक दूसरे से लड़ रही थी, तब क्या कोई तीसरी ताकत भी उभर रही थी? हम एक और वाद के बारे में पढ़ते हैं, फासीवाद। वो इस पूरी तस्वीर में कहाँ फिट होता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। 20वीं सदी में एक और विचारधारा उभरी जो पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों से बराबर की नफरत करती थी। वो थी फासीवाद। मुसोलिनी का इटली और हिटलर का जर्मनी। बिल्कुल। इसके मुख्य सिद्धांत थे तानाशाही यानी टोटलिटेरियनिज्म, एक पार्टी और एक नेता का राज। दूसरा था अत्यधिक राष्ट्रवाद, एक्सट्रीम नेशनलिज्म, जो अक्सर नस्लीय या सांस्कृतिक शुद्धता के विचार पर आधारित होता था। और तीसरा था अपने लक्ष्यों को पाने के लिए हिंसा का बेशर्म इस्तेमाल। हाँ। और इनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी? क्या वो पूंजीवादी थे या साम्यवादी? यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। वे न तो पूरी तरह पूंजीवादी थे, न ही साम्यवादी। मतलब? वहां निजी कंपनियां थीं, जैसे मर्सिडीज या BMW, लेकिन वे सिर्फ मुनाफे के लिए काम नहीं कर सकती थीं। उन्हें वही बनाना पड़ता था जिसकी जरूरत राज्य को होती थी। जैसे फॉक्सवैगन कार? हाँ, उसका आदेश हिटलर की सरकार ने दिया था, क्योंकि राज्य को जनता के लिए एक सस्ती पीपल्स कार की जरूरत थी। ये कंपनी के मालिक का आइडिया नहीं था। तो एक तरह से ये निजी कंपनियों वाला एक ऐसा सिस्टम था जिसका रिमोट कंट्रोल पूरी तरह से सरकार के हाथ में था। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। हमने देखा कि कैसे पूंजीवाद की असमानता ने समाजवाद को जन्म दिया और समाजवाद के आदर्शों को चरम पर ले जाने की कोशिश ने साम्यवाद का रूप लिया। लेकिन कोई भी विचारधारा अपने शुद्ध रूप में कामयाब नहीं हो सकी। बिल्कुल, हर सिस्टम की अपनी खूबियां और अपनी खामियां थीं, और आज लगभग हर देश अपनी जरूरतों और संस्कृति के हिसाब से इन सभी विचारधाराओं का कोई न कोई मिश्रण ही अपनाता है। एक सही संतुलन बनाने की लगातार कोशिश चलती रहती है। हाँ। तो अंत में ये एक विचार छोड़ जाता है, जब ये सभी वाद अपनी पारंपरिक सीमाओं को पार कर चुके हैं और एक दूसरे में इस तरह घुल मिल गए हैं, तो क्या हम किसी नई विचारधारा के मुहाने पर खड़े हैं? ये आज का सबसे बड़ा सवाल है। क्या भविष्य में कोई नई आर्थिक सामाजिक व्यवस्था उभरेगी जो इन सभी के सबक को मिलाकर कुछ बेहतर बना सके, या फिर इंसानियत हमेशा इसी संतुलन की तलाश में एक विचारधारा से दूसरी विचारधारा के बीच झूलती रहेगी?
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य ही देगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और हाँ कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।